अस्सलाम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 9 जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 12 का, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल यानी सहारा और हरकत के वाला चैप्टर है। तो बेटा इसके अंदर आज हम जो बकिया रिमेनिंग जो ग्लैंड्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में हम नर्वस सिस्टम के जो अमराज हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे अपना फीडबैक दे दिया करें, अपनी राय दे दिया करें, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लिया करें। और ये अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बेटा, हमारा जो चौथा ग्लैंड था वो था एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं बेटा ये गुर्दे के ऊपर होते हैं, हमारे दो गुर्दे हैं, दायां और बायां गुर्दा, उसके ऊपर ये ग्लैंड मौजूद होते हैं। और हर ग्लैंड इस तरह मैंने आपने गुर्दे की साथ में पढ़ा था कि गुर्दे का बैरूनी हिस्सा कार्टेक्स होता है, उससे अंदर की तरफ जाएंगे तो वो मेडुला होगा। तो इस तरीके से अगर हम एड्रिनल ग्लैंड के हिस्सों को ऑब्जर्व करें तो उसमें भी ऐसा होता है, उसके बैरूनी हिस्से को हम कार्टेक्स कहते हैं, उसके अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स अपने हार्मोन रिलीज करता है और मेडुला जो है वो अपने हार्मोन रिलीज करता है। तो कॉर्टेक्स एक हार्मोन खारिज करता है जिसे हम कार्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं बेटा। कार्टेक्स का जो हार्मोन है कार्टिकोस्टेरॉइड, ये हमारे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात का तवाज़ुन पैदा करता है। यानी कि अगर पानी की हमारे जिस्म के अंदर मिकदार कम है तो ये पानी की वाफिज़ा को बढ़ाएगा, अगर किसी नमकियात की कमी है तो उन नमकियात की कमी को पूरा करेगा। तो ये कौन करता है बेटा? कार्टेक्स से पैदा होने वाला हार्मोन कार्टिकोस्टेरॉइड करता है। और उसके बाद जो मेडुला है, मेडुला बेटा ये वो हिस्सा है जो जब हमारे जिस्म में एक स्ट्रेस वाली पोजीशन आती है, कोई टेंशन वाली पोजीशन आती है, कोई घबराहट, कोई डर, जब ये हमारे अंदर पैदा होता है तो उस चीज को टैकल करने के लिए, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये मेडुला एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसे हम इपिनेफ्रिन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम बेटा एड्रेनालिन भी है। तो ये जो इपिनेफ्रिन है बेटा ये हमारे जिस्म को इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करता है। यानी जो भी हमें सूरत हाल हमारे सामने आएगी, डर रहेगा, कोई ऐसी वगैरह चीज जिससे हम डरते हों, जो हमारे अंदर डर पैदा कर दे, स्ट्रेस पैदा कर दे, तनाव पैदा कर दे, तो उस टाइम ये हार्मोन पैदा हो जाता है और हमारे जिस्म को उस इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करता है। इस वजह से बेटा इस हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो बेटा ये दो हार्मोन जो थे वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, उनके अपने अपने अफ़आल हैं हमारे जिस्म के अंदर। उसके बाद पांचवा जो बेटा आ जाता है ग्लैंड, वो है पेनक्रियास। ये बेटा अहम ग्लैंड है। वैसे तो सारे अहम ग्लैंड है, इसका भी एक अपना रोल है। इसका वैसे उर्दू में इसे लबलबा कहते हैं। हमारे सोसाइटी में इसकी वजह से बहुत से लोग बीमार भी होते हैं। होता क्या है बेटा कि जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास का काम ये होता है कि ये दो तरह के मतलब हार्मोन दो तरीके से खारिज करता है, एक्सोक्राइन के साथ भी और एंडोक्राइन के साथ भी। यानी इसमें से वो कहता है ज्यादातर इसके कुछ हार्मोन जो होते हैं वो नालियों में रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन जो होते हैं वो डक्ट लेस होते हैं यानी एंडोक्राइन होते हैं। तो उसके लिए पेनक्रियास के ऊपर उसमें एक सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम आइलेट्स ऑफ लिंगरहिंस कहते हैं। ये जो आइलेट्स और लिंगरहिंस है बेटा ये दो तरह के हार्मोन खारिज करते हैं। एक हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन होता है बेटा, और दूसरा हार्मोन जो होता है वो ग्लूकागॉन होता है। अब इस पेनक्रियास के पैदा करता हार्मोन जो इंसुलिन ग्लूकागॉन है, इनका काम ये होता है कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज है इसकी कंसंट्रेशन को नॉर्मल पे रखते हैं, तवाज़ुन में रखते हैं। समटाइम क्या होता है बेटा, समटाइम ये होता है, चलो मैं आपको इसके लिए बताऊं कैसे रखते हैं। अब बेटा होता क्या है कि जब आप खाना वगैरह खाते हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे खून के अंदर हर अज़ा की एक नॉर्मल मिकदार होना जरूरी होती है। वो कम, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी होता है और हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार को खून के अंदर नॉर्मल रखना होता है। अब होता क्या है कि बेटा जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो जब खाना हजम होता है तो हमारे अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी, हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी। जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी, जब ग्लूकोज की मिकदार बढ़ेगी तो उसको नॉर्मल पे ले जाने के लिए हमारा जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन खारिज करता है। जब बेटा ये इंसुलिन खारिज होती है, इंसुलिन जाकर खून में सिक्रीट होगी, खून में जाकर ये इजाफी ग्लूकोज को जो है वो निकाल कर डिपॉजिट कर देगी हमारे लीवर के अंदर या हमारे टिश्यूज के अंदर। तो अब जब वो इजाफी ग्लूकोज निकल जाएगा हमारे जिस्म खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल पे आ जाएगी और फिर उसके बाद इंसुलिन पैदा होना बंद हो जाएगी। इस तरीके से बेटा बात क्या होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर
ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल से कम हो जाती है। इंसुलिन तब खारिज होगी जब नॉर्मल से ज्यादा होगी, और ग्लूकागॉन तब खारिज होगा जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल से कम हो जाएगी। तो पैंक्रियाज क्या करेगा, ग्लूकागॉन सिक्रेट करेगा। ग्लूकागॉन खून में जाकर जो खून में ग्लूकोज की मिकदार कम हो गई है उसकी मिकदार को क्या कर देगा, नॉर्मल पे ले आएगा। और फिर जब खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल हो जाएगी तो ग्लूकागॉन सिक्रेट होना बंद कर देगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये था फिर किसका, पैंक्रियाज का, जो ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है। अब होता क्या बेटा, बात बात ये होता है कि पैंक्रियाज में डिसऑर्डर पैदा हो जाती है। पैंक्रियाज अपना काम सही तरीके से नहीं करता, यानी वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। अब जब वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है तो फिर जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, जो इंसान होता है जिसका पैंक्रियाज सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इंसुलिन उसकी नहीं बन रही, तो फिर उसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, इजाफी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम इसे कहते हैं शुगर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। वो जो बेटा थी, हम जो इसमें हमने पढ़ा था कि इजाफी पानी खारिज होता रहता है, वो थी डायबिटीज इंस्पाइडस। और यहाँ पर जो इजाफी ग्लूकोज पैदा हो रहा है किसके अंदर, खून के अंदर, तो हम उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। और ये जो है शुगर, इसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं बेटा। तो ये हमारी सोसाइटी में आम पाई जाती है। इसके लिए फिर क्या किया जाता है, पहले जमाने में ये होता था कि टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी, तो फिर जानवरों की इंसुलिन निकाल कर इंसानों को लगाई जाती थी। अब जो कि साइंस एडवांस हो चुकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ चुकी है, तो अब आर्टिफिशियली लैब के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाई जा रही है। और जो डायबिटीज का पेशेंट होता है वो रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है, और उस तरीके से वो अपने जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है या शुगर की कंसंट्रेशन है वो उसको कंट्रोल में रखता है। तो बेटा ये जो फेज था वो किसका था, पैंक्रियाज का था। उसके बाद हमारे अगले जो आ जाते हैं ग्लैंड, वो गोनेड्स हैं बेटा। गोनेड्स का काम ये होता है बेटा, ये सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। सेक्स हार्मोन कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ कि गोनेड्स जिस तरह जेंडर है, यानी कि नर और मादा है, तो नर और मादा के अंदर कुछ जिन्हें हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं वो मौजूद होते हैं। नर में जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, और मादा में जो होते हैं वो ओवरीज होते हैं। यानी मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज होते हैं। बेटा जो मेल में टेस्टिस होते हैं वो एक हार्मोन खारिज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है बेटा, इसका काम ये होता है कि जो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि दाढ़ी का आ जाना, उसके बाद आवाज का भारी हो जाना, ये कौन कंट्रोल करता है मेल के अंदर, ये टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। ये तब रिलीज होते हैं जब एक इंसान बालिग हो रहा होता है। इस तरीके से फीमेल के अंदर भी ओवरीज होती हैं। ओवरीज दो तरह के हार्मोन खारिज करते हैं, जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। बेटा इन हार्मोन्स को हम ये क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल के सेक्स हार्मोन्स हैं। इनका काम ये होता है कि ये फीमेल के अंदर पबर्टी का बायस बनते हैं। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं, जैसा कि छाती का बढ़ना वगैरह, ये सारे ये क्या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेटा ये जो गोनेड्स होते हैं, इनका काम हमारे जिस्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का प्रोसेस होता है, ये वाले गोनेड्स यही इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो बेटा ये सारे जो थे ग्लैंड्स थे जो एक इंसान के अंदर पाए जाते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए गए। तो उम्मीद है आपको तमाम ग्लैंड्स के इंफॉर्मेशन जो थी वो बुक के अंदर जो मिल चुकी होगी, समझ आ चुका होगा कौन सा ग्लैंड क्या फेल अंजाम देता है। मजीद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई लाजमी करूंगा। तो बेटा ये जो सारा सिस्टम होता है ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, बेटा ये कर रहा होता है फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा होता है। फीडबैक मैकेनिज्म का काम ये होता है कि बेटा ये जो हार्मोन्स वगैरह जो ग्लैंड खारिज करते हैं, इनकी सेक्रेशन को इनका अपना ही आउटपुट कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि आपको मैं अगर इंसुलिन वाली बात, शुगर वाली मिसाल दूं कि बेटा कौन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो इंसुलिन खारिज करे, और क्या चीज स्टिमुलेट करती है कि वो ग्लूकागॉन खारिज करे, तो उसमें बेटा एक आउटपुट और वो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। जब हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की, खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती है तो पैंक्रियाज स्टिमुलेट होता है, वो इंसुलिन खारिज कर देता है। इंसुलिन आकर ग्लूकोज की मिकदार को नॉर्मल करेगी। जब नॉर्मल पे करेगी तो खुद ब खुद इंसुलिन की सेक्रेशन बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन को की सेक्रेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। तो जैसा यही तो फीडबैक मैकेनिज्म है कि इन तमाम हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है
सेक्रीशन है वो उनका उनका आउटपुट उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और इस अमल को हम क्या कहते हैं बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होता है, जिसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं और पॉजिटिव भी कहते हैं। नेगेटिव में ये होता है कि बेटा आप किसी भी जो हार्मोन्स की सेक्रीशन है जब उसको कम करते हो या नॉर्म पे ले आते हो या बिल्कुल कम कर देते हो, स्लो कर देते हो, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आ जाता है। जिस तरीके से शुगर में ही मैंने आपको मिसाल दी कि अगर शुगर की मिकदार बढ़ रही है तो इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगा, तो शुगर ग्लूकोज की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर ये उसको नॉर्मल पे ले आती है। तो ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इस तरीके से जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें ये होता है कि माँ के अंदर जो मिल्क की स्टिमुलेशन है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के अंदर दूध तब पैदा होता है जब बच्चा छाती से दूध पीना शुरू करता है। जब तक बच्चा छाती से दूध नहीं पिएगा जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी। जितना वो दूध पीता जाएगा उतना ज्यादा ही दूध की पैदावार भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो बेटा फीडबैक है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक हो गया बेटा, तो ये था हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम था, वो हमने आज इसको डिस्कस किया है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में नर्वस सिस्टम के अमराज हैं। वैसे तो बहुत से अमराज है, यहाँ पे दो बयान किए गए हैं, फालिज और मृगी का बयान किया गया है। बेटा फालिज जो होता है इसमें ये होता है कि जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ देता है, बिल्कुल मफलूज होता है, एक जगह पे ठहर जाता है और वो जंबिश नहीं होती, आपको वहाँ पे कोई दर्द फील नहीं होता, वहाँ पे आपको कोई फीलिंग महसूस नहीं होती जो हिस्सा काम करना छोड़ दे। तो इसमें बेटा बुनियादी तौर पर जो वजूहात होती हैं वो स्ट्रोक होता है, चोट लगती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अंदर दिमाग के अंदर खून चला जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। बहुत बात ये जो बैक्टीरिया या वायरसेस के अटैक होते हैं उसकी वजह से भी हमारे नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, तो हमारे जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ देता है या निचला धड़ काम करना छोड़ देता है। अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे चोट आ जाए तो हमारा निचला धड़ काम करना छोड़ देता है। या फिर दिमाग का कोई हिस्सा, आपको पता है हमारे दिमाग का दाएं हिस्सा बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और बाएं दिमाग का बाएं हिस्सा दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। तो दिमाग का जो हिस्सा डैमेज होगा हमारा वो वाला हिस्सा रिस्पेक्टिव साइड वो जो होगी वो काम करना बंद कर देगी। तो ये जो होता है बेटा फालिज होता है। फालिज थोड़ा हल्का भी होता है और फालिज कुछ ज्यादा भी होता है, तो रिकवरी बहुत स्लो होती है, इसलिए जो है नर्वस सिस्टम के अमराज जो होते हैं उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। इसके अलावा आप मिर्गी की बात करें, मिर्गी में बेटा ये होता है कि ये एक दौरे पड़ते हैं, एक रेशा तारी हो जाता है, बंदा बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसके अंदर बेतरतीब तरीके से नर्व इंपल्स पैदा होना शुरू हो जाती है और वो नर्व इंपल्स अनकंट्रोल्ड होती हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती, दिमाग उसको बेतरतीब तरीके से पैदा करता है, वो नर्व इंपल्स पैदा होती हैं और वो हमें जाकर बिल्कुल बेहोश कर देते हैं, हमें उसका अंदाजा तक नहीं होता। तो इसके लिए फिर जो है वो ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो इस रेशे को, इस मिर्गी को कंट्रोल करती हैं। ये भी एक जिनजाती होता है, जीन्स के जरिए मिर्गी पैदा होती है, एक मतलब दूसरी नस्ल में पैदा होती है। या फिर होता है कि अगर काफ़ी उम्र के एजेड लोग हैं, 40 साल से बड़ी उम्र वाले, तो उनके अंदर दिमाग में अगर रसोली पैदा हो जाए तो इस वजह से भी उनके अंदर जो है वो मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम चैप्टर नंबर 13 को जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दे दिया करें, वो मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।